नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो से हम लोग आपके नए टॉपिक पॉलिटी मतलब भारतीय संविधान और लोक प्रशासन, इसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक दिया गया है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, उसको कवर करेंगे। मेरे हिसाब से ये जो 5 नंबर हैं आपके इस पोर्शन से उनको लाना काफ़ी आसान है। लिमिटेड सिलेबस है और उसी को आपको पढ़ना है। दूसरे टॉपिक्स के कंपैरिजन में मैं बोल रहा हूँ कि उनमें जितना पढ़ना है उसके कंपैरिजन में इसमें आप बहुत कम पढ़ के 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एग्ज़ाम में जो आपके सिलेबस में दिए गए पॉइंट्स और या टॉपिक्स उन्हीं को पढ़ना है। कहीं से भी कुछ भी पढ़ोगे तो क्वेश्चन उससे आएगा नहीं, और अपना जो दायरा है वो ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। और जो मैं यहाँ पे कंटेंट दे रहा हूँ उसी से क्वेश्चन बनेंगे। अब ये आपको समझना है कि ये कंटेंट आपके लिए फ़ायदेमंद है, ये आप अपने हिसाब से इवेल्युएट कर सकते हैं। और जो मुझे बताना था वो मैंने बोल दिया। चलो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय संविधान के बारे में एक बात बोली जाती है कि इसमें कुछ भी ओरिजिनल है नहीं, ये दूसरे देशों के संविधान से कॉपी किया गया है। तो जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, उनका ये कहना था कि ये बात सही है, लेकिन इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है कोई ये नहीं बोल सकता देश की नहीं इस देश से कॉपी किया गया है। ये दुनिया में अपने आप में अलग ही है, क्योंकि जो अपना देश है ना, इसमें इतनी ज़्यादा विविधताएँ और जो यहाँ की कल्चर है उसके बेस्ड पे संविधान बनाना था, जो अलग अलग धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषाओं सभी के लोगों को कवर कर सके और जो भारत की अखंडता है वो मेंटेन रखे। तो आप इसका रिजल्ट देख ही रहे हैं कि लगभग 75 साल हो गए भारत का संविधान, 72 आप समझ लो, 1950 के हिसाब से 72 साल हो गए संविधान को लागू हुए, लेकिन भारत से कोई विभाग टूटकर अलग नहीं हुआ या कोई नया देश नहीं बना है। तो ये एक तरह से हमारे संविधान के निर्माताओं की सफलता से ही इसको जोड़ा जाना चाहिए। तो जो हमारे देश के संविधान निर्माता थे उन्होंने एक शानदार संविधान का निर्माण किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसको आपको समझने के लिए थोड़ा सा स्टडी करनी पड़ेगी, और अपना जो व्यू है ना वो आप थोड़ा इतनी जल्दी मत बनाया करिए कि ये हमारे संविधान में सही है, ये गलत है। बहुत ही डिटेल्ड स्टडी करने के बाद इसको बनाया गया था और समाज के सभी वर्गों को बराबर प्रतिनिधित्व मिले, उसके लिए इसमें जोर दिया गया है। तो मैंने जो ये बात कहा कि भारतीय संविधान की जो सामग्री है और जो स्पिरिट है वो अपने आप में यूनिक है। जो इसकी यूनिकनेस है उसको हम लोग पॉइंट्स के बारे में देखेंगे, वही विशेषताएं बन जाएंगी इसकी। तो जो क्वेश्चन इससे बनेगा वो थ्योरेटिकल बनेगा, क्योंकि विशेषताओं में से कोई आर्टिकल तो पूछेगा नहीं। हिस्ट्री में आर्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन के भी आंसर आप ये समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि इसमें 5 क्वेश्चन बनेंगे तो 5 आर्टिकल से पूछ लेगा। आर्टिकल से 1 या 2 क्वेश्चन मुश्किल से बनेंगे, 3 क्वेश्चन आपके मिनिमम 3 और 4 भी हो सकते हैं, वो आपके थ्योरेटिकल ही बनेंगे। तो आपकी जो इन टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आप इनका आंसर कर पाएंगे। पहला पॉइंट दिया गया है कि भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो ये बात हम लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो संविधान है वो 2 तरह के होते हैं, एक लिखित और अलिखित। तो जैसे भारत का संविधान लिखित संविधान है, वैसे ही दुनिया का जो पहला लिखित संविधान था वो यूएसए का संविधान था, और दुनिया का सबसे छोटा संविधान भी यूएसए का संविधान ही है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि यूएसए का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था। और अलिखित संविधान जैसे यूके का जो संविधान है, अलिखित का मतलब कोई इसकी एक ऑफिशियल बुक नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह। वो जो वहाँ पे रूल्स चले आ रहे हैं वो सदियों से उनमें चेंजेस भी आ रहे हैं, लेकिन लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग है कि क्या सही है क्या गलत है। मूल रूप से जो इंडिया का संविधान था उसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे
अनुच्छेद को इंग्लिश में आर्टिकल कहा जाता है, और 8 अनुसूचियाँ थी, अनुसूचियों को शेड्यूल कहा जाता है। अभी जो भाग हैं वो 25 हैं, जो अनुच्छेद हैं वो 470 से भी ज़्यादा हैं, और जो अनुसूचियाँ हैं वो 12 हो गई। तो 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं, 3 भाग जोड़े गए हैं, और अनुच्छेद तो काफ़ी सारे जोड़े गए हैं। तो आपसे अनुच्छेद एग्जैक्ट नहीं पूछेगा, और बाकी 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो मूल संविधान के पूछेगा, तो आप इससे आंसर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, इसको कई स्रोतों से लिया गया है। तो ये बात मैंने पहले से ही कहा कि जो भारत का संविधान है उसको तब बनाया गया है कि जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने कई देशों के संविधान को डिटेल स्टडी किया, और उसके बाद जो भारत के लिए सही है वो बातें उन्होंने वहाँ से ली और फिर इसको बनाया। और जो भारत का संविधान है उसमें सबसे ज़्यादा जो छाप है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की है। तीसरा पॉइंट है, जो भारत का संविधान है वो बहुत लचीला और कठोर दोनों है। मतलब लचीला कठोर का मतलब ये है कि इसमें जो संविधान संशोधन है वो कैसे किए जा सकते हैं, आसानी से किए जा सकते हैं, या इसमें संविधान संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसमें आप संसद में सिंपल मेजॉरिटी से संशोधन कर सकते हैं, लेकिन कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे हैं जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, और कहीं कहीं तो 2/3 स्टेट्स जो हैं उनकी भी सहमति आवश्यक है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो भारत का संविधान है वो दोनों का मिक्स है। आप ये देख लीजिए कि यूएसए का जो संविधान है वो कठोर है या स्ट्रिक्ट है या रिजिड है, जबकि यूके का संविधान फ्लेक्सिबल है। हर जगह यूके और यूएसए का संविधान से कंपैरिजन इसलिए किया गया है, जो पहला जो रिपब्लिक था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वो यूएसए था और पहला लिखित संविधान वहीं का हुआ था, जबकि जो पहला संविधान जो बना था वो यूके का था, इसलिए इन दोनों से कंपेयर किया जाता है। चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो संघीय प्रणाली की व्यवस्था तो करता है, मतलब फेडरल सिस्टम का तो व्यवस्था करता है, लेकिन इसमें यूनिटरी बायस्ड है। मतलब केंद्र में शक्तियाँ ज़्यादा दी गई हैं राज्यों की अपेक्षा। राज्यों को भी शक्तियाँ का बंटवारा किया गया है केंद्र और राज्य के बीच में, लेकिन जो केंद्र है वो मोर पावरफुल रखा गया है। नीचे इसमें एक पॉइंट दिया गया है कि भारत में कभी संविधान में फेडरेशन शब्द का यूज नहीं हुआ है, लेकिन यूज हुआ है क्या शब्द, यूनियन ऑफ स्टेट्स। जो भारत का संविधान है इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला है ग्रैनविल ऑस्टिन ने, और केसी वियर ने बोला है क्वाजी फेडरल, और सर आइवर जेनिंग्स ने बोला है फेडरेशन विद द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। ये 3 जो फेमस व्यक्ति हैं इन्होंने भारतीय संविधान को क्या कहा है, ये आपको याद रखना है। अगला 5वां पॉइंट हम लोग देखेंगे कि अब हमारे जो संविधान है उसने संसदीय प्रणाली को एक्सेप्ट किया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे यूके है वहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जबकि जो यूएसए है वहाँ पे अध्यक्षीय प्रणाली है, या उसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो भारत के संविधान में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। तो जो ये संसदीय प्रणाली है इसमें जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लेजिस्लेटिव के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये संसदीय प्रणाली का एक बेसिक बिंदु है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यद्यपि जो भारत है वो उसमें पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, लेकिन ये ब्रिटिश जो प्रणाली है उससे थोड़ा सा भिन्न है। वो हम लोग 2 पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। पहला है कि जो भारतीय पार्लियामेंट है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह सोवरेन संस्था नहीं है। मतलब जो इंडियन जो पार्लियामेंट है इंडिया में वो सर्वोच्च नहीं है। मतलब ये नहीं है कि जो संसद कानून बना देगी उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता या उसको निरस्त नहीं किया जा सकता। एक्चुअल में भारत में सर्वोच्च है वो है कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान, जबकि जो यूके है वहाँ पे जो वहाँ की संसद है वही सर्वोच्च है और सोवरेन भी है। अब दूसरा जो मेन डिफरेंस है कि जो अपने यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, जो अपने यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं
वो होते हैं प्रेसिडेंट, जो इलेक्ट किए जाते हैं, जबकि जो यूके है वहाँ के जो हेड होते हैं वो वंशानुगत है। आपको पता ही होगा कि वहाँ पे जो ये पोस्ट होती है हेड की वो वंशानुगत है। छठा पॉइंट दिया गया है संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का सम्मिश्रण, मतलब सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश की गई है कि पार्लियामेंट की जो सोवरेनिटी है वो भी बनी रहे और जो जुडिशियरी है उसकी सर्वोच्चता बनी रहे। अब यहाँ पे हम लोग फिर से ब्रिटिश जो प्रणाली है और जो यूएसए की प्रणाली है उसमें कंपैरिजन करेंगे। तो जो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली है उसमें तो संसद सर्वोच्च है, लेकिन अमेरिका में जैसे जो वहाँ का कोर्ट है वो सर्वोच्च है, मतलब वहाँ पे भी कानून का शासन है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है वहाँ पे। तो वैसे ही भारतीय के संविधान में प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इनको अपनाया गया है। इस पे आपको ज़्यादा नहीं जाना है, ये थोड़ा सा अंदर का है, तो आप बस इसमें ये याद रखिए कि संसद की संप्रभुता और जुडिशियल सुप्रीमेसी को मेंटेन किया गया है। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है। इसका मतलब है कि जो केंद्र और राज्य हैं उनके लिए एक चेन बन गई है। जैसे सबसे पहले होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके ऊपर होते हैं हाई कोर्ट, पहले सेशन कोर्ट होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, भी उसके ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और इनके जो नियम कानून होते हैं फॉलो करते हैं, जिस पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या बाकी कोर्ट्स वर्क करते हैं, वो सिंगल लॉ है जो उसको फॉलो करते हैं। तो इसको इंटीग्रेटेड जुडिशरी बोलते हैं। और इंडिपेंडेंट भी है, जो अपने यहाँ की जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में कार्य करती है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने यहाँ का हाईएस्ट कोर्ट है, उसको मौलिक अधिकारों का संरक्षक या गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है। और इसको संविधान का संरक्षक मतलब कंजर्वेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बोलते हैं। मौलिक अधिकार दिए गए इंडिया के संविधान में जो हैं, जो मौलिक अधिकार हैं वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के सिद्धांत को बढ़ावा देते हैं। और जो मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिसेबल हैं, ये तो आपको पता ही होगा। जो डीपीएसपी हैं वो जस्टिसेबल नहीं है, मतलब आप अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन यदि आपके हो रहा है तो आप डायरेक्ट कोर्ट में जाके उसको चुनौती दे सकते हैं। और उसके लिए आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और उसके लिए जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं वो 5 तरह की रिट जारी करते हैं। रिट के बारे में हम लोग अगले किसी वीडियो में देखेंगे। डीपीएसपी दिया गया है हमारे जो संविधान है उसमें। तो जो डीपीएसपी हैं वो एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए दिए गए हैं। एक्चुअल में जब अपना देश स्वतंत्र हुआ था तो उस समय भारत के पास इतना बजट नहीं था कि जो सभी लोग थे उनको कुछ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया जा सके। तो इसलिए डीपीएसपी की व्यवस्था की गई कि जो गवर्नमेंट है वो इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के अपनी आगे की योजनाएं बनाएगी। जो डीपीएसपी हैं उनको आप लेके कोर्ट नहीं जा सकते हैं, जस्टिसेबल नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, पहले 10 थी, उसके बाद एक और जोड़ी गई थी। आपको बताना है कि जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार जोड़ी गई थी। और जो मौलिक कर्तव्य हैं ये लिए गए हैं रसिया के संविधान से या यूएसएसआर के संविधान से, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र इंडिया है ना, वो एक सेकुलर स्टेट है। जो इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पहले शुरुआत में ये लिखा गया है, इंडिया इज अ सोवरेन सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जो सेकुलर शब्द है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 जो CAA लिखा है इसका फुल फॉर्म है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम। ये जोड़ा गया था सन 1976 में। इस पे भी क्वेश्चन बन चुका है।
इसका धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी एक धर्म विशेष को प्रमोट नहीं करता है। अगला पॉइंट दिया गया है यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज, मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारी। तो पता ही है कि जो किसी भी आप रिलीजन किसी जेंडर से आप बिलोंग करते हैं, यदि आप 18 या उसके ऊपर के हैं तो आपको वोट का अधिकार दिया गया है। जो वोटिंग एज है वो पहले थी 18 वर्ष, पहले थी 21 वर्ष, उसको 21 वर्ष से 18 वर्ष कब किया गया है? 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 से किया गया है। जो वोटिंग एज है वो 21 से 18 वर्ष, 3 वर्ष घटा दी गई थी। अगला जो हमारे जो संविधान है उसकी विशेषता में है सिंगल सिटीजनशिप। तो हमारा जो संविधान है वो फेडरल प्रणाली पे बेस्ड है लेकिन सिंगल सिटीजनशिप है। जबकि इसके अलावा जैसे आप देख लो कि यूएसए है, वहाँ पे आपको यूएसए की नागरिकता अलग से लेनी पड़ेगी और जो वहाँ के 50 स्टेट है वहाँ की नागरिकता अलग से लेनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आपको भारत की नागरिकता अलग से लेनी पड़ती हो और उत्तर प्रदेश की नागरिकता अलग से। आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं या मध्य प्रदेश के नागरिक हैं तो ऑब्वियसली आप इंडिया के नागरिक हो जाएंगे। तो ये सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। अगला है स्वतंत्र संस्थाएं, इंडिपेंडेंट बॉडीज। जो हमारा संविधान है उसने जो हमारा देश है उसको स्मूथली रन करने के लिए, मतलब आगे दिक्कतें ना हो, कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज का व्यवस्था किया है। जैसे चुनाव आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब CAG। आर्टिकल आपको बताना है कि CAG से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है। UPSC और स्टेट PSC जो गए। ऐसे आप लोग जुडिशियरी को भी इसमें जोड़ सकते हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस मतलब आपातकालीन प्रावधान या आपातकालीन उपबंध। ये आप देख सकते हैं 3 तरह के आपातकालीन उपबंध हैं जो राष्ट्रपति किसी असाधारण स्थिति या से निपटने के लिए लगाएंगे या देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा को निर्धारित करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आर्टिकल 352 जो नेशनल इमरजेंसी के लिए यूज होता है, आर्टिकल 356 ये प्रेसिडेंट रूल के लिए और आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए। राष्ट्रीय आपातकाल इंडिया में 3 बार लग चुका है, प्रेसिडेंट रूल तो कई बार लग चुका है, गिनती नहीं है। वित्तीय आपातकाल अभी तक लगा नहीं है। 91 में कंडीशन ख़राब हो गई थी लेकिन लगते लगते बच गया था, आप ये समझ लो। 16 पॉइंट दिया गया है 3 टियर गवर्नमेंट। जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आए थे, उन्होंने पंचायत और नगर महापालिका मतलब पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ को जोड़ा था। जो पंचायत हैं वो आर्टिकल भाग 9 में और शेड्यूल 11 में दी गए हैं और जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं वो भाग 9A या 9A और शेड्यूल 12 में दिया गया है। तो त्रिस्तरीय जो सरकार है वो 3 स्तर हैं ये लोकल गवर्नमेंट के, मतलब विलेज पंचायत, फिर नगर पंचायत, फिर उसके बाद जिला पंचायत। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की व्यवस्था किया गया है और इनको सुरक्षा देने और संवैधानिक दर्जा किससे मिला था? 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 से। और इनको भाग 9B में रखा गया है। तो ऐसे आपको याद रखना है 9, 9A, 9B। 9 में पंचायत, 9A में है म्यूनिसिपैलिटी, जो कोऑपरेटिव से 9B में। तो ये आपका हो गया भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट मैंने कवर करा दिए हैं आपको, और कहीं से कुछ भी इधर उधर से नहीं पढ़ना है। पॉइंट आप जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो इसी से बनेगा। आप इसी को बार बार रिवाइज कीजिए। आपको कहीं पे डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।